Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. So, dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम living with the climate पढ़ रहे हैं और unfortunately बहुत सारी human activities की वजह से जो अर्थ का नेचुरल क्लाइमेट है जो मुख्तलिफ जगहों पर होना चाहिए ओशंस की वजह से या मुख्तलिफ लेटिट्यूड्स के इफेक्ट की वजह से या माउंटेन्स के इफेक्ट की वजह से वो क्या होता जा रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। और इस क्लाइमेट चेंज की हमने मुख्तलिफ वजूहात पढ़ी। अब क्लाइमेट चेंज जो है अगर हो रहा है तो इट हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग। ये तो आप सब लोगों को हमने बता दिया, ये अब हमें पता है। अब बात यह है कि इसको ठीक भी किसने करना है, इसको ठीक भी ह्यूमन बीइंग्स ने करना है। अहमद आप इधर आ जाओ, सामने आ जाओ इधर। इसको ठीक भी कौन करेगा? इसको ठीक भी ह्यूमन बीइंग्स करेंगे। अब ह्यूमन बीइंग्स इनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? नंबर 1 बताएं मुझे, क्या करेंगे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? लुक एट द स्क्रीन एंड स्टॉप लुकिंग एट ईच अदर। ठीक है। नंबर 1 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? मुझे कुछ एग्जांपल्स दें और किस तरीके से उससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। जी, आपके पास 1 मिनट है, सोचें और फिर मुझे जवाब दें। सोच लें, पहले सोच लें, अपने जहन में आंसर बताएं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं? व्हाट आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और किस तरीके से दे आर गोइंग टू हेल्प टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग एंड अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज। सोचें, आपके पास कैमराज अपने ऑन रखें। मैंने आपको कहा है जब मैं पूछूंगी तब आप बताइएगा। अदनिया नहीं आई आज? आई हुई है, ओके ओके, पीछे बैठी हुई है आज। आज जो बच्चे कल रह गए थे ना, आज मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी। जो रह गए थे वो खुद ही जरा हाथ खड़ा कर दे। कौन कौन रह गया था कल? फरा हो गई थी, अदनिया हो गई थी, ये भी रह गई थी, ये भी रह गई थी। अच्छा, और वो उधर कोने वाली बच्ची हो गई थी। 3 बच्चियां रहती थी लास्ट कल। ओके, सोच लिया। चले, पहले मैं इधर माइक जरा इनको दे दे। पहले मैं फिजिकल स्टूडेंट से आंसर लूंगी। जी अहमद, आपको माइक दे रहे, फिर आप इसका आंसर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? मिस, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं विंड। होते क्या है, इनको रिन्यूएबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोबारा यूज हो सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, कैन यू नेम सम ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? अजान को दें जरा आगे माइक। जी अजान, एनी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट यू नो? सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम नहीं, सोलर पैनल। सोलर एनर्जी, जी गुड। विंड चार्ज हो गया। विंड एनर्जी। अपने मुंह के आगे करें बच्चे माइक को। जी, सोलर पैनल हो गया, उसके बाद विंड टर्बाइन्स हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स तो इलेक्ट्रिसिटी तो किसी भी चीज से जनरेट हो सकती है। वो फॉसिल फ्यूल से भी हो सकती है, वो सोलर से भी हो सकती है, वो विंड से भी हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स एक तरीका है कि अगर हम कार्स को इलेक्ट्रिसिटी पे चेंज कर लें और वो कार्स जो है वो सोलर पैनल से चार्ज हुई नहीं हो तो आपकी काफी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। कोई और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पता है आपको? मुज्तबा, वाटर के बारे में क्या ख्याल है? रिन्यूएबल है ना? डैम्स में जो पानी होता है वो आप टरबाइन्स के ऊपर गिराते हैं, वो तेजी से घूमती हैं और वो बिजली बनाती हैं। तो ये एक साफ तरीका हो गया जिससे कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रही, कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं हो रही। अच्छा, अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ये मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हमने पढ़ ली। अब जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे होगी? जी, द फर्स्ट गर्ल विद ब्लैक स्कार्फ सिटिंग ऑन द फर्स्ट सीट। बच्चे अपना नाम बताएं, अनम्यूट करें और मुझे बताएं। जी, अरीबा, मुरीबा, मुनीबा। अच्छा जी मुनीबा, बच्चे बताएं किस तरीके से अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। जी, जी बच्चे,
पोल्यूशन कम हो जाएगी। कैसे पोल्यूशन कम होगी? कोई और बता दे क्लास में, जल्दी बताएं लेकिन। जी बच्चे, जी जी, बैक में बच्ची ने हैंड रेज किया, आप म्यूट हुए हैं। टीचर ये इससे हमें इतना फायदा होगा कि कुछ बढ़िया अगर हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो क्लीन भी होगा। बिल्कुल पोल्यूशन कम हो जाएगी, क्योंकि आप लोग कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में ऐड नहीं कर रहे। तो यहां आपको नजर भी आएगा, अगर मैं नहीं सॉरी, नहीं ठीक है वो पेंसिल, अच्छा ये वाली पेंसिल पकड़, ठीक है सही है। अब अगर आप रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज देखें तो ये क्या करते हैं, ये आपका फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलायंस जो है वो कम कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। और इनमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें विंड टर्बाइंस हैं, इनमें वाटर पैनल, वाटर रिसोर्स है, और ये कार्बन एमिशन को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। किस चीज में खोल दिया है जिसको, छोड़ दें बस, चले छोड़ दें बस, छोड़ दें, हट जाए। छोड़ दें बस, छोड़ दें, छोड़ दें, ये हाईलाइट करेगा। अच्छा जी, अब अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो लोगों को एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करने चाहिए। ऐसी चीजें जो कि बिजली को या चीजों को वेस्ट करें उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। जब हम इस चीज के ऊपर जाएंगे तो इससे क्या होगा कि एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी की यूजेज जो है वो कम हो जाएगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हर शख्स जब अपनी गाड़ी निकाल लेता है तो उससे क्या होता है, चले अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, लेकिन अगर एवरीबडी हैज देयर ओन कार्स तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा हो जाएगी। ट्रैफिक कंजेशन क्या होता है, सड़कों के ऊपर रश ज्यादा हो जाएगा और फिर आप लोग खुद तंग होंगे। ठीक है, तो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पूरी दुनिया में लोग ट्रेन या बसेस इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से पाकिस्तान से लोग भी जिनके अपने घर में 4-4 5-5 गाड़ियां खड़ी होती हैं, जब वो बाहर के मुल्क जाते हैं तो वो अपनी गाड़ी रखने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा जो है वो फोकियत देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर सफर करने में शर्म महसूस ना करें, बल्कि उसको इस्तेमाल करें। मैंने अपने चाइनीज स्टूडेंट से पूछा कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या करोगे, अपना घर लोगे, क्या तुम्हारी वो होगी, किस तरह का घर लेना चाहोगे। उसने मुझे कहा कि मैं रेल स्टेशन के पास घर लेना चाहूंगा जहां पर ट्रेन मुझे इजीली अवेलेबल हो। मैं कहा क्यों, कहता मैं अपनी गाड़ी नहीं रखूंगा। मैंने कहा व्हाई इज दैट, तो ही सेड के ट्रैफिक कंजेशन रोड्स पे ज्यादा हो जाता है और हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी स्विच नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, ट्रेन को या बसेस को यूज करें, ताकि एक ही चीज में ज्यादा लोग सफर कर सकें। नहीं, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ उससे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन क्या चीज होती है और ये कार्बन को कैप्चर कैसे करेगी, ये मुझे कौन बताएगा। एक दफा इसको लिंक को आप इसको देखें। जी अहमद जी, रीफॉरेस्टेशन क्या होती है जी, व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? मैम दरख्तों को दोबारा लगाना, और उससे कैसे कैप्चर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऐसे होती है कि जो पौधे होते हैं ना, वो एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करके ऑक्सीजन निकालते हैं। वेरी गुड, सो इसको हम कहते हैं कार्बन कैप्चर। क्लैप करें जरा अहमद के लिए, सब लोग ऑनलाइन भी। वेरी गुड अहमद, गुड जॉब। बस ओके, सो इसको हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन एंड कार्बन कैप्चर। उसके बाद आ जाती हैं और भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबिलिटी मैंने आप लोगों को बहुत अर्सा पहले बताई थी, दैट व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, किस तरीके से हम सस्टेनेबल, जी उम्मे हानी, सस्टेनेबिलिटी बच्चे क्या होती है, मैंने ये बताया हुआ है पहले, उम्मे हानी ने बंद ही कर दिया। जी जी, रेनेसांस स्कूल, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी, जी उम्मे हानी। नहीं, सस्टेनेबल, स्टेबल नहीं, सस्टेनेबल। सस्टेन करने का मतलब है ऐसी चीज जो ज्यादा देर तक फॉलो की जा सके। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो क्या होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल प्रैक्टिस क्या है कि आप ऐसे सोर्सेज यूज करें जो कि रिन्यूएबल हो,
और वो ज्यादा टाइम तक चले, और आप अपने अर्थ को इस हालत में छोड़कर जाएं कि जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए भी ये लिवेबल हो। यहाँ पर ऐसा ना हो कि वो गर्म हुई है अर्थ, फ्लडिंग हो रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, तो हमने अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू, जिनमें क्या क्या आ जाते हैं, जिनमें कम से कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जिनमें आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने हैं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनमें कम से कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइफ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ। अच्छा, अब क्लाइमेट चेंज का लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इस पिक्चर को जरा गौर से देखें, इसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं और फिर आपने मुझे एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं। यहाँ पर तमाम चीजें लिखी हुई हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इससे स्वेयर वेदर होगा, एयर पोल्यूशन होगी, लॉस ऑफ हैबिटेट, क्रॉप के ऊपर इफेक्ट होगा, वाटर क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट होगा। आपने जो भी टॉपिक इसमें से पिक करना है आपने मुझे वो एक्सप्लेन करना है। इसको 5 मिनट्स के लिए देखें, देन आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। कार्बन ज्यादा हो जाना, खामोशी से इसको पहले सोचें, आपके पास 5 मिनट है और फिर मैं आपसे, आजान इसको गौर से देखें, मैं आपसे पूछूंगी सबसे पहले, मुज्तबा पूछूंगी आपसे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इसको एक दफा गौर से देखें, बुक्स आपके सामने है, वेरी गुड। और आपस में आप लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, कर सकते हैं कि आप अगर इनमें से कोई एक पिक करेंगे, लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा पिक करता है कि क्लाइमेट चेंज का, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्लाइमेट चेंज का क्रॉप्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है, या तो क्रॉप्स फ्लड हो जाएंगी, या क्या होगा, ड्राउट कंडीशन हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, गर्मी जब बढ़ेगी तो ज्यादा पेस्ट्स आ जाएंगे, ज्यादा जो है वो बीमारियां जो है वो क्रॉप्स के ऊपर हमला करेंगी, जिसकी वजह से, और इसकी वजह से हाई जो टेम्परेचर है उसकी वजह से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है क्रॉप की। तो ये तमाम चीजें क्रॉप को इफेक्ट करेंगी। अब आप आगे देखिए, अगर कोई बच्चा वाटर क्वालिटी को कहता है कि मैं कहता हूं कि क्लाइमेट चेंज से वाटर क्वालिटी इंपैक्ट होगा, कैसे होगा आपने मुझे समझानी है ये बात। जब कर ले तो थम्स अप कर दे मुझे। मैं हानी, मैं आपसे भी पूछूंगी इस दफा। अभी अभी डिस्कशन कर लेते हैं। मुश्तबा हो गया, आपने सिलेक्ट कर लिया। रेनेसांस स्कूल में आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। जी बच्चे, जो भी आपने कोई एक टॉपिक सिलेक्ट किया, जो बच्चा करना चाह रहा है हैंड रेज करे। अच्छा, ओके, पहले अदनिया बताएगी फिर फरा बताएगी। आपने क्या सिलेक्ट किया बच्चे? एक्सट्रीम वेदर। ओके चले ठीक है, दोनों बच्चे बता सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, दोनों बच्चे अपने अपने पॉइंट्स देंगे। जी अदनिया, एक्सट्रीम वेदर कैसे होगा या सवेयर वेदर किस तरीके से होगा, मुझे बताएं जरा। एक्सट्रीम वेदर पहले तो कोज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जो ह्यूमंस करते हैं, मतलब जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को खराब करती हैं और इस वजह से ये जो वेदर है ये एक्सट्रीम होता जा रहा है। तो आप कोई एक्सट्रीम वेदर की मुझे एग्जांपल्स दे सकती हैं? हाँ जी फरा, आप बताएं कोई एग्जांपल एक्सट्रीम वेदर की बच्चे। राइजिंग सी लेवल। राइजिंग सी लेवल इज नॉट एन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। राइजिंग सी लेवल जो है वो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। एक्सट्रीम वेदर में आ जाएंगे एक्सट्रीम हरिकेन्स या साइक्लोन्स, टू मच रेनफॉल, टू मच प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स, ड्राउट्स, ये तमाम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है। वेरी गुड। अच्छा जी, उम्मे हानी चली गई। जी अहमद, आपने क्या सिलेक्ट किया? एक्सट्रीम हीट। जी बताएं जरा, एक्सट्रीम हीट।
जी मैम एक्सट्रीम एक्सट्रीम हीट की वजह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और मीथेन जैसी हार्मफुल गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले ही मौजूद है, जो कि एक लेयर बना रही है ग्रीन हाउस गैसेस की। लेकिन उनका एक्सेसिव होना यानी बढ़ना इस एटमॉस्फेयर के लिए खतरा है, क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे एक्सट्रीम हीट वेव्स और जी ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। एक्सट्रीम हीट के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज करते हैं, जी मैं आगे पूछूंगी, माइक अपने पास ही रखिएगा। जैसे ही ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज करते हैं तो उससे क्या होता है, और वो क्यों राइज हो रहे हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा गैसेस जो ऐड कर रहे हैं, फिर वो उनको Yes, ma'am. एब्जॉर्ब करती हैं, और उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होता है, ये एग्रीकल्चर को भी डिस्टर्ब करती है, ये इकोसिस्टम्स, एनिमल्स, उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करती हैं। Okay, जी अजान, आपने क्या सिलेक्ट किया है? एक्सेस कार्बन एक्सेस कार्बन। जी एक्सेस कार्बन से क्या होता है? एक्सेस कार्बन होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसके बाद ओशन नहीं, क्या एक्सेस है कार्बन? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, टू मच कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो और ये क्यों है टू मच, किस चीज से आ रही है? इंडस्ट्रियल की वजह से, कार की वजह से, fossil fuels बर्निंग की वजह से, जी। बिल्कुल। अब इससे क्या होगा? मिसी एटमॉस्फेयर में जाएगा, उसके बाद ओशन इसको अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उससे मरीन लाइफ भी मतलब कि थ्रेट हो जाती है, उसके बाद इनकी एसिडिफिकेशन भी थ्रेट हो जाती है, वेरी गुड, और सेल्फिश भी हो जाती है। वेरी गुड। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये जो आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताती हूँ, जो दरख्त है सिर्फ यही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते, पानी को कार्बन सिंक कहा जाता है। ये पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और गर्मी को कम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप टू मच कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे हवा में, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ओशंस में एब्जॉर्ब होगी, और फिर ये ओशन वाटर को एसिडिक कर देंगी। इधर देखें, उधर तवज्जो कम करें, मैं बता रही हूँ, वो नहीं बता रहा कुछ भी। ये टू मच एसिड कर देंगी वाटर के अंदर, जब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी पानी के अंदर, और उसकी वजह से जो भी एनिमल्स जिनके ऊपर शेल्स होते हैं वो क्या होंगे, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और ये उनको क्या करेंगी, ये उनको डिस्टर्ब करेंगी, उनको किल कर देंगी, ये उनके लिए हार्मफुल है। हाँ देखिए, एक स्पेसिफिक डेप्थ में मुख्तलिफ एनिमल्स रहते हैं। ये जो शेल ऑर्गेनिज्म है, ये तकरीबन ज्यादातर वहां रहते हैं जहां पर सनलाइट जो है वो इनको रिसीव हो सके पानी में। बहुत ज्यादा डेप्थ में बहुत कम एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। या तो बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं या बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन ये जो शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये यूजुअली अपर पार्ट ऑफ ओशन या सी में रहते हैं, ताकि जहां जहां इनको सनलाइट रिसीव हो जाए। मैक्सिमम जो आपको पॉपुलेशन मिलेगी ओशन लाइफ की, वो कहाँ होती है, इट इज इन दी अपर पोर्शन ऑफ द ओशन, जहां जहां सन रेज पेनिट्रेट करती हैं, क्योंकि प्लांट्स भी और एनिमल्स भी तमाम को सनरेज चाहिए होती है, और वहां पानी वार्म भी होता है। नीचे जैसे जैसे जाएंगे पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा और लाइफ कम होती जाएगी, डार्कनेस बढ़ती जाएगी। ये मैंने आपको मरियाना ट्रेंच में भी दिखाया था, ऐसे ही था ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये ना सिर्फ गर्मी बढ़ाएगी एटमॉस्फेयर में, बल्कि ये ओशन में भी एब्जॉर्ब होने की वजह से उसको एसिडिक करेगी, और एनिमल्स को क्या कर देगी, उनकी लाइफ के लिए डेंजरस हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मुज्तबा। मुज्तबा, आपने इनमें से क्या सिलेक्ट किया? राइजिंग सी। जी, राइजिंग सी से क्या होता है? राइजिंग सी से मेल्टिंग, क्यों होता है, पहले मुझे बताएं। मेल्टिंग ग्लेशियर होता है, क्यों मेल्टिंग हो रही है ग्लेशियर्स क्योंकि में? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, वेरी गुड। ग्लोबल वार्मिंग। मेल्टिंग ग्लेशियर में मतलब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और दरियाओं में पानी बहुत ज्यादा हो गया, और दरियाओं से पानी कहाँ जाएगा? समंदर में, और फिर उनका लेवल क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, और लेवल फ्लड्स आ जाएंगे, फ्लड आ जाएंगे। क्लैप करें मुस्तफा के लिए। वेरी गुड मुस्तफा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है वाटर क्वालिटी। आप लोगों में से किसी ने भी वाटर क्वालिटी डिस्कस नहीं किया, ये मैं डिस्कस करती हूँ। वाटर क्वालिटी में अगर आप देखें तो पानी गर्मी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां या पैथोजेंस या बैक्टीरिया जो हैं वो भी एक इंक्रीज होते हैं। गर्म एक इलाकों में बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, और वो भी पानी के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार करते हैं। ये पानी के अंदर ज्यादा होंगे, और इसकी वजह से पानी क्या हो जाएगा, फ्लडिंग की वजह से भी क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है, मिक्स हो जाता है पानी सारा, साफ पानी और गंदा पानी, जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली तमाम लोग जो है वो इम्पैक्ट होंगे।
फिर आ जाता है लॉस ऑफ हैबिटेट। अब आप देखें कि अगर स्नो मेल्ट हो रही है तो जो स्नो में रहने वाले एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट डिस्टर्ब होगा। अगर सी लेवल इंक्रीज हो रहा है या सी में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो गया है तो सी लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो ये मुख्तलिफ जगहों के हैबिटेट्स जो हैं, मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स के जो घर हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। एयर पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि जब आप बर्न करते हैं चीजें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है विच इज बैड फॉर लंग्स, और इससे बहुत ज्यादा जो है वो लंग्स या ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम्स हैं वो राइज होते हैं। जी देखिए सी लाइफ भी कितनी जिंदा रहेगी आप मुझे बताएं। मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कल, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो सी को कॉन्टिन्यूसली मूव करना है ना मूव, कन्वेयर बेल्ट होती है इसके अंदर। जब सी की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, पानी एक जगह खड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा फिर, और फिर उससे क्या होगा, सी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सी नीड्स टू मूव, पानी को अंदर मूव करना है, ऊपर नीचे सर्कुलेट करना है पानी को। अगर ये सर्कुलेट नहीं करेगा तो तमाम चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। और हर जगह पानी भरना कोई ठीक बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड आपको होमवर्क जो है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिएगा और हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।